क्वेरीज आपकी हों? नहीं है तो स्टार्ट लेते हैं. Today we'll be talking in a bit more detail about vector embeddings कि embeddings क्या होती हैं और हम इनको कैसे determine करते हैं. तो without further ado मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ. तो today's topic is going to be vector embeddings. ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने कुछ शुरू किया था, these are vector representations of words. और हम चाह रहे हैं क्योंकि हमने नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना है यूजिंग आवर कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर्स रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स और स्पेसिफिकली मीनिंग कि मीनिंग क्या होता है. तो वी नीड टू somehow convert words into numerical representations while holding on to the notions of meaning. तो किसी तरह से हम चाहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं जिनको हम एम्बेडिंग्स कह रहे हैं ये मीनिंग को कैप्चर कर रहे हैं. तो इसेंशियली व्हाट वी वांट इज अ फंक्शन, इज एन एम्बेडिंग फंक्शन जो कि आपकी वोकैबुलरी में से हर एक वर्ड को लेकर वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट कर दे. x1 x2 all the way, let's say m where all of these x's belong to the set of reals. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस embedding function would take a word like cat, and for example cat liya, and it converts it into a vector 0.9, let's say 0.85, कहीं बीच में 0 भी होगा, -7.25 and so on. सही है. तो असल में तो ये नहीं हो रहा, लेकिन what we would have liked कि जो हमने कॉन्सेप्ट स्पेसेस की बात की थी या सिमेंटिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, ये जो नंबर्स हैं दे वुड समहाउ रिप्रेजेंट सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स कि भाई ये वाला जो है this number is representing the concept of animal, this is representing being hairy, this 0 representing royalty, and this possibly representing healthcare, etc. तो इस तरह से सेमांटिक स्पेसेस पे हम चाहेंगे कि मैप हो जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. फिर हमने लास्ट टाइम वन हॉट एनकोडिंग को भी देखा था, राइट. तो वन हॉट एनकोडिंग में किस्सा ये था कि देयर इज एन एम्बेडिंग फंक्शन, और मैं इसको सब्सक्रिप्ट कर देता हूँ विद OH फॉर वन हॉट. और इसको जब मैं इस तरह का वर्ड देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैट, इट वुड कन्वर्ट इट टू दिस वन हॉट वेक्टर विच इज बाइनरी, और इसेंशियली किसी एक जगह में सिर्फ इसके 1 होगा विच represents the exact semantic space of cat. तो हर वर्ड के लिए चूंकि अलग एक स्पेस बनाई हुई हमने वन हॉट एनकोडिंग में, विच मीन्स कि अगर हमारा वोकैबुलरी साइज 100,000 है, तो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर वुड ऑल्सो बी 100,000. ठीक है. The problem with this one hot encoding is essentially that if I take the one hot encoding of cat, how do I relate it to the one hot encoding of dog? क्योंकि जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो this would become the zero vector.
राइट। तो वो इस वजह से कि वन हॉट इनकोडिंग में लेट से कैट का ये वेक्टर है, वी डॉट प्रोडक्ट इट विद द वेक्टर फॉर डॉग, और दिस टर्न्स आउट टू बी 0, क्योंकि जहां पे कैट पे 1 है वहां पे डॉग में 0 है, जहां डॉग पे 1 है वहां पे कैट में 0 होगा, तो दिस वुड टर्न आउट टू बी अ 0 वेक्टर। और ये डॉट प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन टेलिंग अस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जिसकी वजह से हम लोग आते हैं अब वर्ड टू वेक्टर पे। And as I said, okay, this is based on the concept of distributional semantics. As opposed to relational or mental semantics. ठीक है, तो यहाँ पे डिनोटेशन नहीं हो रही, बल्कि we are just looking at the distribution of that particular word in a corpus. तो essentially what we would be doing is train word vectors based on the distribution of that particular word, of that word in a large corpus. And what do I mean by that? That means that I'm creating another embedding W to W to V लिख देता हूँ मैं, and I'm giving it a word, and I would like to get out a dense vector, say, which represents the meaning of that word. Okay? और the idea behind it is that let's say कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कॉर्पस है, बहुत बड़ी सी मुराद लेट से विकिपीडिया कॉर्पस है, and I'm trying to figure out the embedding of this word wi, and we'll see कि wi, let's suppose कि इतनी जगह, 3 जगह एग्जिस्ट करता है इन द एंटायर विकिपीडिया कॉर्पस। अब व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आई मीन इज कि हम देखेंगे इस वर्ड से पीछे कौन से वर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ड के आगे कौन से वर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इसके दाएं बाएं, इन डिफरेंट लोकेशंस। तो इसेंशियली वी आर सेइंग कि जो इसका नेबरहुड है, इट्स द कॉन्टेक्स्ट। तो इस वर्ड की कॉन्टेक्स्ट ये है, ये है, ये है, ये है, इसकी बेसिस पे हम डिटरमिन करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेंस वेक्टर। सही है। तो essentially what we are trying to get to is the meaning of that word I through this embedding. So we are saying that this embedding of word I would approximately represent the meaning of the word I, and the intuition behind it is that a word is defined by the company it keeps. ठीक है, so that's the general idea of word2vec. Now, how do I actually figure out these embeddings? How do I really figure out कि embedding है क्या किसी भी word की? तो for that I'll have to get into a bit of more detail. तो word2vec details. Or in essence, we are using the Shannon game to determine these embeddings. वो इस तरह से कि हम कोई कॉर्पस लेते हैं, कोई बड़ी सी कॉर्पस ली, और लेट्स से इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है मोबाइल अच्छा है। सही है। तो दिस इज योर कॉर्पस। हमने क्या किया, इन सेंटेंसेस को लिया
और इनका शैनन गेम बना लिया। फॉर एग्जाम्पल एक को अंडरलाइन कर लिया और वी टेक आउट दिस सेंटेंस एंड से कि मोबाइल डैश है, and then we try to predict this center word or the uh, blank word. अगर मेरी कॉर्पस में यही कुछ है, सिर्फ यही यही 3 वर्ड्स हैं, तो आई नो कि मैं इसकी वन हॉट इनकोडिंग बना सकता हूँ। लेट्स से मोबाइल बिकम्स 100, अच्छा बिकम्स 010 और है बिकम्स 001। तो इसकी हो गई है वन हॉट इनकोडिंग। इनकोडिंग्स बनाने के और भी ऑल्टरनेट तरीके हैं। जिस तरह हम लोगों ने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स देखा था, उसमें से भी वर्ड की इनकोडिंग निकल आती है। वो थोड़ी सी ज्यादा डेंस होती है लेकिन स्टिल वेरी स्पार्स। द limitations, as I said earlier, of this one hot encoding are that कि अगर मैं इनको, क्योंकि 3 ही वर्ड्स हैं तो 3 डायमेंशंस में दिखा सकता हूँ। लेट्स से दिस द एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड द जेड थर्ड डायमेंशन। तो फिर हर डायमेंशन एक कॉन्सेप्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करिए, C1 C2 C3 semantic concept को। And it turns out कि if I map these vectors onto this 3-dimensional space, तो this vector, this unit vector represents mobile. See, this unit vector represents अच्छा, and this unit vector represents है। And they're all orthogonal, यानी इन सारे वेक्टर्स के दरमियान में if I get to the angle, तो वो 90 डिग्रीज है, which means कि इनका कोसाइन 0 बनेगा। तो कोसाइन is one metric of calculating the difference between the directions. तो what we want, what we desire is that regardless of how many concepts we have, say, yeah, semantic concepts we have these vectors that are in this, let's say, third dimension. ये let's suppose कि ये मोबाइल है और ये वर्ड अच्छा है और यहाँ पे कहीं है, तो there would be these vectors मोबाइल। स्केल इस्तेमाल, तो मोबाइल का वेक्टर, अच्छा का वेक्टर और है का वेक्टर। एंड वी नो कि देयर वुड बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा, लेट्स से θ1 इसके दरमियान में, θ2 इसके दरमियान में और इन दोनों के दरमियान में θ3 है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नॉन जीरो नंबर्स होंगे। एंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स वी कैन फिगर आउट द सिमिलैरिटी। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी वांट डेंस वेक्टर्स जो कि इस n डायमेंशनल स्पेस में, जो कि यहाँ 3 डायमेंशन में बनी हुई दिखाने के लिए हम हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो वेक्टर्स की जिसमें हम डायरेक्शन बता सकें। तो फॉर दैट आई वुड नीड टू go back and you recall logistic regression. और मैं न्यूरल नेटवर्क्स में जा रहा हूँ, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द बेसिस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। व्हाट वी वांट इज हाउ डू वी डिटरमिन दीज डेंस वेक्टर्स। तो यहाँ वन हॉट इनकोडिंग तो हमें समझ आ गया कि दिस इज द डिक्शनरी इंडेक्सिंग, लेकिन हाउ डू वी डिटरमिन द डेंस वर्ड टू वेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। So for that,
we need to go back and recall this logistic regression. अगर आपको logistic regression याद हो तो we had x1 x2 let's say and the bias, and x1 and x2 were representing some features of a word or a sentence. ठीक है, तो हमने कहा कि these would be some numbers और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं with some weights, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था कि let's say W1, W2 and bias would be multiplied by 1. Then we sum all of these up. We pass this through a sigmoid function and that would give us y hat. ठीक है, that would be the predicted class of the features, जो features map हो रहे हैं some predicted class पे. और फिर हम कहते थे there is this let's say the real label y, और फिर हम इन दोनों को किसी तरह से एक फंक्शन में डाल के लॉस निकाल के फिर बैक प्रोपेगेट करके, राइट. तो हम ये कर रहे थे कि we combined these two to form some sort of a loss function, और फिर हमने इसको बैक प्रोपेगेट करके ये वेट्स अपडेट किए थे. ठीक है, और बायस की वैल्यू. तो अगर मैं एक से ज्यादा लॉजिस्टिक यूनिट्स बना लूं इस तरह, सही है, और इस तरह से कुछ इनको कनेक्ट कर लूं कि ये जो इनपुट्स यहाँ पे जा रही हैं वो सारे यूनिट्स को आ रही हैं, और हर लॉजिस्टिक यूनिट का एक अलग बायस भी हो, B2 B3, और ये जो वेट्स हैं ये भी यहाँ पे आ रहे हैं. तो सिमिलरली जो आउटपुट आ रही है आपके पास, दैट वुड बी y hat 1, y hat 2, y hat 3. और हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह की मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हो. तो इनिशियली हम लोग निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी, let's say the probability of a sentence being positive given x1 x2. फिर हम कहते हैं y2 would probably represent the probability of the sentence being negative given x1 x2, and y3 would represent the probability of the sentence being neutral given x1 and x2. इसी तरह आपके पास ये y1 y2 y3 are the true labels जिनको हम देख के दिखा रहे होंगे. So this would be a simplest neural network containing multiple neurons. तो this is a single layer neural network. फिर भी थोड़े से issues हैं. एक ये कि there would be a constraint on these probabilities कि the sum of all these probabilities should become 1. तो वो अभी नहीं हो रहा, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि we convert this all these sigmoids into this function called softmax, जो कि इन सारी चीज़ों को इनको probability बना देता है उस तरह कि इसके सम जो है 1 होगा. तो we convert the activation function to sigmoid softmax. तो ये यहाँ ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे सिग्मॉइड लगा हुआ है, हम इसको सॉफ्टमैक्स कर देते हैं. तो ये बन जाता है आपका न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, अच्छा. तो दिस इज अ शॉर्ट एंड डर्टी ओवरव्यू ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स. अगर आप लॉजिस्टिक यूनिट्स को इसी तरह स्टैक कर लें, तो दिस इज वन लॉजिस्टिक यूनिट, दिस इज अनदर, लेट्स से दिस इज 3, और फिर इनको हायरार्किकली भी बना लें इस तरह कि आप इनको लेयर्स में कनेक्ट कर लें. तो वन लॉजिस्टिक यूनिट इज कनेक्टेड टू द अदर लॉजिस्टिक यूनिट इन द अदर लेयर्स. तो इस तरह से कनेक्ट हो गए, एंड देन यू से कि चलो एक और लेयर भी है 1 2 3,
और ये यहाँ पे इस तरह से ये सेकेंड लेयर से इस थर्ड लेयर में कनेक्ट हो गए। तो ये जो दरमियानी लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द हिडन लेयर। और हो रहा कुछ इस तरह है कि यू गेट दीज इनपुट्स लाइक x1 x2 इन द इनपुट लेयर, और इसको कहते हैं इनपुट लेयर, इसको कहते हैं आउटपुट लेयर। So basically what's happening is that these are the features or the inputs to the neural network. यहाँ पे weights होंगे W1, let's say W2, W3, W4, W5, W6, let's say ये weights हैं, और इस सारे को हम वेक्टर मैट्रिक्स W भी कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे लेट्स से मैट्रिक्स V है, जो सारे वेट्स ये वाले हैं, तो 6 वेट्स इधर हैं, 6 वेट्स इधर हैं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरह बना हुआ है। हिडन लेयर में की एक डायमेंशन होती है कि कितने न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। इन दिस केस द डायमेंशन इज 2, और ये हाइपर पैरामीटर होता है कि किस लेयर में कितने न्यूरॉन्स रखने हैं आपने। फिर इसी तरह ये नेटवर्क की आउटपुट लेयर कुछ आपको y hats देगी, तो y hat 1, y hat 2, y hat 3, और जनरली आउटपुट लेयर में हम लोग सॉफ्ट मैक्स लगा लेते हैं ताकि ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो सके। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट इन सारी आउटपुट्स को जो भी निकल रही हैं, वी कंपेयर देम विद द real label, which is y1, y2, y3, and we calculate this loss function based on the y hat vector and the y vector। और फिर हम इस लॉस फंक्शन को यूज करते हुए बैक प्रोपगेशन लगाते हैं और प्रोपगेट करते हैं इन वेट्स को अपडेट करने के लिए। तो द पर्पस ऑफ बैक प्रोपगेशन इज टू रिड्यूस द इवेंचुअल लॉस in the network, and these weight matrices W and V are updated accordingly। और इसकी कई रन्स होती हैं जब तक के ये W और V कन्वर्ज ना कर जाए, यानी कि स्टेबलाइज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आ रही हो। ठीक है, तो द सेम ग्रेडियंट डिसेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वही यूज़ होता है इधर भी, लेकिन slightly different because now the weights are not a vector anymore, it's a matrix। ठीक है, लेकिन similar calculations, similar differentials use होते हैं। ठीक है, any questions? No sir। समझ में आ रही है या बिल्कुल ही आउट हो गया मैं? आ रही है। Good। So as I said, this is going to be very important। I'll start discussing how we determine, I will go back to determining word to vec embeddings using this neural network। सही है, तो what we wanted in these word to vec embeddings are limited dimensions, so much smaller than the one hot encodings, and we want dense vector representations that can at least capture the difference between the meanings of words। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ। तो लेट्स से कि आपके पास एक कॉर्पस है, उर्दू का कोई कॉर्पस है, उसमें आपके पास ये सेंटेंस है मोबाइल, लेट्स से आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। आपके पास है मोबाइल अच्छा है, अच्छा मोबाइल है, एंड सो फॉर। लेकिन आपके पास यही 3 वर्ड्स यूज हुए हैं फॉर सिंप्लिसिटी सेक। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनके वन हॉट इनकोडिंग्स।
तो वन हॉट इनकोडिंग हो गई मोबाइल की, लेट्स सपोज 100, अच्छा की हो गई 010, और है की हो गई 001। तो जब भी ये वर्ड आएगा है या मोबाइल, तो आई वुड से कि इसकी एम्बेडिंग वही है। तो दे आर ओनली 3 वर्ड्स, तो इस वजह से हमारी वोकैबुलरी में, तो इसकी वजह से हमारी जो वन हॉट इनकोडिंग है उसकी डायमेंशन भी 3 है। और जैसा आप समझ गए हैं कि वोकैबुलरी इतनी छोटी होती नहीं है, इसलिए डायमेंशंस बड़ी होती हैं। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ टुडेज एग्जांपल मैं इसी तरह से इसको रखता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स जनरेट हो सकती हैं यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। करते हैं कि वी डेवलप अ न्यूरल नेटवर्क जिसको हम शैनन गेम की तरह चला रहे हैं। तो हमने ये सेंटेंस लिया, मोबाइल अच्छा है, अच्छा को हमने कर लिया जनाब मोबाइल डैश है, सही, शैनन गेम बना लिया। और क्या किया कि ये दोनों वर्ड्स मोबाइल और है को हमने एज इनपुट दिया न्यूरल नेटवर्क को, एंड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द सेंटर वर्ड थ्रू दिस न्यूरल नेटवर्क। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनपुट न्यूरॉन्स बनाए पहले, और हमने क्या किया, मोबाइल का जो वन हॉट वेक्टर था विच वाज 100, वो इसको दे दिया 100। तो इस इनपुट की डायमेंशन वो होगी जो हमारे वर्ड की डायमेंशन है। लेकिन देयर आर 2 वर्ड्स गोइंग एज इनपुट, मोबाइल भी जा रहा है और है भी जा रहा है। तो है का वेक्टर था 001, तो ये जाएगा 001। तो ये हो गई हमारी इनपुट लेयर जिसमें जा रहा है हमारे पास मोबाइल और है, ठीक है। फिर हमने बनाया एक हिडन लेयर, उसके अंदर हमने लेट सपोज के यहाँ पे 2 वेक्टर्स रख लिए। तो इन द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क all the neurons in the input layer would be connected to all the neurons in the hidden layer। तो इस तरह से ये connections बने हुए हैं। ये एक न्यूरॉन है जो हिडन लेयर के दोनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ये भी दोनों न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और तो ये फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहलाता है इस तरह से। अच्छा, अभी हमने आउटपुट लेयर नहीं बनाई, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि आउटपुट लेयर में 3 न्यूरॉन्स होने चाहिए इस केस में, क्योंकि हम आउटपुट में डिटरमिन करना चाह रहे हैं ये सेंटर वर्ड, और सेंटर वर्ड की जो सेंटर वर्ड है हमारे पास जो अच्छा है उसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी डायमेंशन भी 3 ही होगी, और एक्चुअल लेबल भी हमारे पास विच इज y, और y रिप्रेजेंट्स अच्छा, और अच्छा का वन हॉट इनकोडिंग जो है अच्छा की वो 010 है। अब हमने ये बना लिया और इस तरह से ये हिडन लेयर को भी आउटपुट लेयर से कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल सा नेटवर्क बनाया भी which only contains a single hidden layer। सही है। अब ये करेगा, अब हमने सारे ये वेट्स जो हैं इसको इनिशियलाइज कर लिया। लेट्स से कि ये सारे वेट्स जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हैं, these are all V's and this is the W matrix। तो इस W matrix के अंदर W1, W2, W3, W4, W5, W6, ये 6 वेट्स हैं जो इस W मैट्रिक्स के अंदर है। सही है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बाद में बता दूंगा कि W किस तरह से बना हुआ है। एनीवे, जब इनिशियलाइज किया इस सारे नेटवर्क को, तो वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज होते हैं। वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज कर लिए, इसके अंदर ये दोनों वर्ड्स पास किए एज वन हॉट इनकोडिंग, इस नेटवर्क को पास किए। सही है। तो पहला वो चल रहा है टू ट्रेन दिस नेटवर्क, और फिर क्या करता है कि ये नेटवर्क कुछ आउटपुट देगा। लेट्स से आपने लगा दिया यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स, तो लेट्स से इसने आउटपुट दिया 001 विच इज द y हैट।
उसके बाद आपने इन दोनों को कनेक्ट किया थ्रू सम लॉस फंक्शन, और उस लॉस फंक्शन के जरिए से बैक प्रोपगेशन की. You update these weights, all the v's and all the w's, to make them v prime, w prime. और उसके बाद इसी तरह कई इपॉक्स चलाते हैं. तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में पहला वर्ड अच्छा है और आखिरी है, सेंटर वर्ड मोबाइल है. तो आप यहाँ पे y को चेंज कर देंगे, यहाँ पे मोबाइल की जगह अच्छा देंगे और ये है जा रहा होगा. एंड यू वुड बी ट्राइंग टू प्रिडिक्ट है, और फिर उससे लॉस मेजर करके और ये और जितने भी सेंटेंसेस आपके कॉर्पस में उसके साथ ये करेंगे. और एक दफा नहीं, एक दफा आप कॉर्पस में से गुजरेंगे तो उसे कहेंगे एक इपॉक रन हुई है इसकी ट्रेनिंग के लिए, और 2 दफा गुजरेंगे तो 2 इपॉक्स. इसी तरह 10 दफा अगर सेम कॉर्पस पे से आप इसको रन करेंगे इसकी ट्रेनिंग को, तो 10 इपॉक्स हो जाएंगे. ठीक है. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज द नंबर ऑफ neurons in the hidden layer. सर जी सर ये इसकी डायमेंशन 2 ही होगी हिडन लेयर की हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं 2 होगी. तो यहाँ मैंने 2 रखी है ताकि ताकि मेरे लिए ये ट्रैक्टेबल हो और मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे हो रहा क्या है. वरना इस हिडन लेयर की जो डायमेंशन होगी वही आपकी डेंस एम्बेडिंग की डायमेंशन होगी. वो इस तरह से है. तो आपने देख लिया कि आपका जो वर्ड है, तो व्हाट इज द वर्ड वेक्टर dimension is actually equal to the dimension of the hidden layer. यानी कि मेरे पास चूंकि अपनी यहाँ पे vocabulary में there were 3 words, तो one hot encoding की dimension, the dimension of the one hot encoding was 3, right? लेकिन जो मेरे word vector की word to vec की dimension है it's 2 because the hidden layer dimension is 2. वो ऐसे है. तो अगर आप गौर फरमाएं तो इधर जो आउटपुट लेयर है, दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द सेंटर वर्ड. ठीक है. तो इफ यू नोट के ये वाला, लेट्स से ये सेंटर न्यूरॉन को लेता हूं जो कि कनेक्टेड है विद द हिडन लेयर विद दिस वेट W2 एंड लेट्स से ये W5. ठीक है. W2 और W5 से कनेक्टेड है ये सेंटर न्यूरॉन. एंड इफ यू रिकॉल दिस सेंटर वर्ड, इसकी जो कॉन्सेप्ट स्पेस है वो अच्छा से रिलेट करती है, या सिमेंटिक फील्ड आप कह लें, या सिमेंटिक स्पेस जो है वो सिमेंटिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है. तो हम कहेंगे कि ये वाला न्यूरॉन अच्छा के लिए बना हुआ है, विच मीन्स कि जो इसके वेट्स हैं यहाँ पे, these form the eventually training के बाद these two weights would form the embedding for अच्छा. ठीक है. तो जिसका मतलब ये है कि जो वर्ड है अच्छा, इसकी जो embedding है in the word to vec space, that would be the weights W2 and W5. ठीक है. और लेट सपोज कि ट्रेन होने के बाद ये इसको आप कई इपॉक्स चलाते हैं और ये जो सेकेंड न्यूरॉन के साथ जो वेट्स आ रहे हैं आपके पास W2 0.75 और W5 -1.73 आ जाता है, तो उसकी एम्बेडिंग बन जाएगी 0.75 एंड -1.73 कुछ हो जाएगा. ठीक है. सर इसमें W2 और W5 किस कंपनी होती है? अच्छा, अगर आपने गौर से देखा तो ये जो आखिरी आउटपुट लेयर है हमारी, उसमें उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने हमारा वन हॉट इनकोडिंग की डायमेंशन है. और वन हॉट इनकोडिंग की डायमेंशन, वन हॉट इनकोडिंग हमने बनाई इसी तरह से कि हर एक वर्ड को हमने अलग सिमेंटिक कॉन्सेप्ट में डाल दिया था. तो हमने कहा ये वाला जो न्यूरॉन है ये है
ये कॉरिस्पॉन्ड करता है टू द सिमेंटिक कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा। तो जो वेट्स इससे कनेक्टेड हैं वो वही अच्छा की एम्बेडिंग होंगे। इसी तरह लेट्स से जो पहला वाला है, टू एक्सटेंड माई एग्जाम्पल, ये जो पहला न्यूरॉन है, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू द सिमेंटिक स्पेस ऑफ मोबाइल। सही है। तो जो इससे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे विच इज सॉरी, जो इससे वेट्स कनेक्टेड हैं W1 एंड लेट्स से W3, नहीं W3 है, W4 एंड W1, तो दे कॉरिस्पॉन्ड टू द एम्बेडिंग ऑफ मोबाइल। तो वर्ड टू वेक की मोबाइल की एम्बेडिंग बनेगी W1 and W4। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। And this architecture of determining word to vector is basically known as the continuous bag of words architecture. Continuous bag of words architecture, or in short, CBAO. ठीक है, I hope this is clear. Otherwise, there will be another chance to clarify this further on. So this is not the only way that we determine the word-to-vec embeddings. So word-to-vec embeddings alternate. जिस तरह continuous bag of words है, उसके अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस शैनन गेम कुछ इस तरह। तो मोबाइल लेट्स से अच्छा है को लिया हमने इस सेंटेंस को फ्रॉम द कॉर्पस, अच्छा को हमने ब्लैंक कर लिया और कहा कि ये कॉन्टेक्स्ट है इसकी, इसको हम देंगे न्यूरल नेटवर्क को और अच्छा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देयर इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ डिटर्मिनिंग vectors for in the word to vec architecture, जिसको कहते हैं skip gram। skip gram में थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सेम सेंटेंस हमने लिया मोबाइल अच्छा है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द सेंटर वर्ड और प्रिडिक्टिंग द सेंटर वर्ड, हम कहते हैं हम सेंटर वर्ड देते हैं एंड वील ट्राई टू प्रिडिक्ट द सराउंडिंग वर्ड्स। तो हम कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है अच्छा की, हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो टू से इट अगेन, हमने जो यहाँ पे गेम बनाया वो शैनन गेम में है मोबाइल डैश है, और स्किप ग्राम में जो हमने गेम बनाया वो डैश अच्छा डैश। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि हम लोगों ने जिस तरह से शैनन गेम को या फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स बचपन से सीखी हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि हमें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दी जाती थी और स्पेस कम दी जाती है। लेकिन दिस इज़ अ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, जहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया और हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो ये ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है और किस तरह से होता है। तो सीबाओ आर्किटेक्चर कुछ ऐसी है कि इनपुट हम दे रहे हैं द सेंटर वर्ड, जो कि हमने कहा कि ये वर्ड है अच्छा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है वन हॉट एनकोडिंग में 010। फिर हमने कहा कि हम उसी तरह 2 डायमेंशनल वेक्टर्स बनाना चाह रहे हैं, एंड दिस इज फॉर द सेक ऑफ इजीनेस कि मैंने हिडन लेयर को 2 डायमेंशन लगा दिया, 2 डायमेंशन हिडन लेयर, यानी 2 न्यूरॉन सेलेक्ट किए हिडन लेयर में। तो फिर इसको कनेक्ट कर लिया। तो दिस इज अ फुली कनेक्टेड आर्किटेक्चर, पहली लेयर दूसरी लेयर से फुली कनेक्टेड है। अच्छा, आउटपुट में वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इन दिस केस द लेफ्ट वर्ड एंड द राइट वर्ड। तो लेफ्ट वर्ड के लिए 3 न्यूरॉन्स होंगे और राइट वर्ड के लिए 3 न्यूरॉन्स होंगे इन दी आउटपुट लेयर, और ये भी फिर फुली कनेक्टेड। तो
चलो मैं पूरा नहीं बनाता, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे न्यूरॉन्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द टू वर्ड्स, जिसमें इधर मोबाइल और यहाँ है हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो द वाई, द ट्रू लेबल वुड बी मोबाइल, और यहाँ पे है which would be represented by मोबाइल क्या था 100 और है था 001। सही है? तो इनपुट में आपके पास गया सेंटर वर्ड और आउटपुट में आपके पास कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स आ रहे हैं। तो वो कुछ उसी तरह होगा कि जब आपके पास इनपुट में गया, आपके वेट से मल्टीप्लाई हुआ, गोइंग थ्रू दीज न्यूरॉन्स, वो कैलकुलेशंस हुई, फिर यू गेट दिस वाई हैट सम प्रिडिक्शन। लेट्स से आपकी पहली जब आपने इसको रैंडमली इनिशियलाइज किया, पहली प्रिडिक्शन आई वाई हैट में 100 और यहाँ आ गई 010। सही। तो फिर आपने देखा कि जनाब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यू कम अप विद लॉस वैल्यू, लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया आपने, बैक प्रोपेगेट किया ये लॉस, और इस लॉस को कम करने के लिए हमने यहाँ पे जो मेट्रिसेस हैं, लेट्स से इसको V करते हैं, यहाँ ये जो सारा मैट्रिक्स है इसको W कर लेते हैं, इसको अपडेट कर लिया। ठीक है, तो इस V को मैं लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। सही। In this case, in the case of the skipgram, अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हम लोग शैनन गेम को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि वी गिव इट द सेंटर वर्ड एज इनपुट टू दिस आर्किटेक्चर एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट इट्स कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स। तो यहाँ इनपुट में गया अच्छा, फिर ये इन वेट से मल्टीप्लाई होके आगे गया और कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर लॉस प्रोपेगेट होता है और ये वी जो वेट्स हैं V के, ये अपडेट होते हैं टू V एंड W प्राइम। फिर इसी तरह दूसरे सेंटेंसेस जो हमारी कॉर्पस में उसके ऊपर से गुजरते हैं एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे इफ यू नोट कि यहाँ पे जो एम्बेडिंग होगी, और यहाँ मैं SG लिख देता हूँ फॉर स्किपग्राम, अच्छा की जो एम्बेडिंग बनेगी इट वुड बी, क्योंकि अच्छा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस न्यूरॉन, यहाँ पे अच्छा जो है वो 1 होना चाहिए। तो जो वेट्स इस न्यूरॉन से कनेक्टेड है, these would form the embedding of the word अच्छा। तो यानी इस केस में V3 and V4 जिस तरह मैंने बनाया है, V3, V4, ये जो वेट्स हैं they would represent the word अच्छा। और हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद हमारे पास मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है 3.9 minus 2.35, तो दैट वुड फॉर्म द एम्बेडिंग ऑफ अच्छा। इसी तरह जो वेट्स पहले कॉन्सेप्ट के साथ अटैच्ड हैं, दे वुड फॉर्म द एम्बेडिंग फॉर मोबाइल, जो आखिरी वाले के साथ हैं दे वुड फॉर्म द एम्बेडिंग फॉर है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस अबाउट स्किपग्राम? सर जी, हमने इधर जो अच्छा का स्किपग्राम बनाया है, तो हमने हिडन लेयर पे देखा और उस पे जो पहले वाला नोड है, तो मिडिल नोड से कौन से वेट्स निकल रहे हैं उनको हमने क्या किया? जी, मिडिल नोड से कौन से वेट्स निकल रहे हैं? वेट्स एक्चुअली इन कनेक्शंस के ऊपर है, ये तो इनपुट लेयर से जा रहे हैं, क्योंकि ये देखना है यहाँ पे कि अच्छा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो ये तो बहुत सिंपल सी आर्किटेक्चर्स मैंने बनाई हैं, लेकिन द डीपर आर्किटेक्चर्स लाइक एल्मो या बर्ट वगैरह, वो तो बहुत ही केयरफुली आपको देखना होता है कि वेयर वुड द वेक्टर्स बी, कहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन जा रही है वर्ड की, या वर्ड का कॉन्सेप्ट आप कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही वेट्स होंगे जो उसकी एम्बेडिंग बनाएंगे। ठीक, ओके। तो जनरलाइजिंग, कहीं ऐसा ना आप समझें जैसा क्वेश्चन हुआ था, जनरलाइजिंग
for larger vectors कि ये ना आप समझें कि सारे वर्ड टू एक टू डायमेंशनल होते हैं, वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया. द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर वुड डिपेंड ऑन द हिडन लेयर. तो लेट्स से आपकी हिडन लेयर में 100 न्यूरॉन्स है. लेट्स से ये हिडन लेयर है, इसके अंदर 100 न्यूरॉन्स है. तो और मैं स्किपग्राम ही बनाता हूँ. स्किपग्राम में क्या है, आई गिव इट थोड़ा सा, आई गिव इट द इनपुट वर्ड यानी सेंटर वर्ड, और इसकी डायमेंशन सेंटर वर्ड की डायमेंशन वो होगी जो आपकी वोकेबलरी का साइज होगा. तो कहीं 000 लेट्स से कहीं एक 1 होगा, बाकी सारे जीरोस जा रहे होंगे, कोई वर्ड जा रहा है. तो लेट्स से दिस इज द वर्ड WI, और फिर वो ये सारे न्यूरॉन्स हिडन लेयर के साथ फुली कनेक्टेड है. तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ. और फिर आउटपुट में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, लेट्स से ये सेंटेंस है, WI है हमारे पास, और इससे पहले के कुछ वर्ड्स हैं WI-1, WI-2, WI-3, और ज़्यादा भी हो सकते हैं. लेट्स से WI+1, WI+2 एंड WI+3. तो ये इंडेक्स है, और यहाँ पे हमने स्किप ग्राम में ऐसा किया है कि वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट the context of WI in not only in one word but in three words. ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. और फिर मैंने बड़ा वेक्टर बना लिया. यहाँ पे फिर आउटपुट में क्या होगा कि I would have these neurons which would be representing WI minus, पूरा बना देता हूँ, 1 2 3 1 2 3. तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट WI-1, WI-2, WI-3, और यहाँ पे WI+1, WI+2, WI+3. ठीक है. और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे, दे वुड बी जस्ट एज मैनी फॉर ईच वर्ड एज द साइज ऑफ द वोकेबलरी, क्योंकि ये 1 हॉट इनकोडिंग है जो हम देख रहे हैं. और फिर ये सारे hidden neurons in the hidden layer would be fully connected with all of these neurons in the output layer. ठीक हो गया. और फिर हम इसी तरह से यहाँ से लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, गिवन कि हमारे पास ये कॉर्पस है एंड वी कैन फिगर आउट कि कितना लॉस है. हम उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे और ये वेट्स लर्न करेंगे. एंड नाउ लेट्स से देयर इज दिस न्यूरॉन, वो इन सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, राइट. पूरे 100 न्यूरॉन से कनेक्टेड है जो हिडन लेयर के अंदर है. तो हम कहते हैं दिस इज W1, W2, W3 ऑल द वे टू W100. क्योंकि 100 है तो हर इनपुट न्यूरॉन वो हिडन लेयर के 100 न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा एंड देयर वुड बी 100 वेट्स. तो दीज 100 वेट्स, W लिखना तो ओवरलोड हो जाएगा, V कर लेते हैं, V1, V2, V3, V100. तो दैट वुड मीन कि हमारी जो एम्बेडिंग है ऑफ स्किपग्राम फॉर WI would be V1, V2 all the way to V100. अगर हमारी हिडन लेयर की डायमेंशन 100 है तो इसकी जो वेक्टर का साइज होगा वो 100 होगा. ठीक है. तो दिस इज द वे टू जनरेट लार्जर एम्बेडिंग्स. और यहाँ से तो दो चीजें हाइपर पैरामीटर्स हैं यहाँ पे इस आर्किटेक्चर के. The first one is the size of the hidden layer, number of neurons in hidden layer, and 2 is the size of the window जिसको हम देख रहे हैं. यानी in this case the size of the window forward and backwards is 3.
तो जो अच्छी embeddings जनरेट होती हैं दे आर अबाउट 300-400 उनकी हिडन लेयर का साइज होता है एंड द विंडो इज 10. ठीक है, विंडो साइज इज 10. तो ये तो हो गया वर्ड टू वेक. अच्छा, देयर आर अदर वर्ड एम्बेडिंग्स which are being used as well. So these are called pre-trained embeddings जो कि pre-trained मिल भी जाती हैं and you can use them for different tasks, जिसमें word to vec के different models different embeddings on different corpora आपको मिल जाएंगी. glove जो कि थोड़ा सा वर्ड टू वेक के बाद पब्लिश हुआ था, लेकिन इज अ नॉन न्यूरल नेटवर्क वे ऑफ जनरेटिंग एम्बेडिंग्स. नॉन एनएन लिखना चाहिए मुझे. बाकी सारे जो हैं जिस तरह फास्ट टेक्स्ट, एल्मो और ये सब न्यूरल नेटवर्क्स ही हैं और डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसमें फास्ट टेक्स्ट तो CNNs भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कॉन्वोल्यूशंस को इस्तेमाल कर रहा है. अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ. और दो जो रीसेंट एम्बेडिंग्स हैं जिनके वेरिएंट्स आजकल दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट जो यूज़ हो रही हैं, दे आर बर्ट यानी रोबर्टा, एल्बर्ट, ये सारे बर्ट के वेरिएंट्स हैं, और एक्सेल नेट. ये दोनों ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हैं and transformers are the state of the art in NLP these days. कोशिश मेरी होगी कि मैं ट्रांसफॉर्मर्स तक पहुंच जाऊं थोड़ा सा. अच्छा, I'll stop here for a bit. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि जो टेक्निकल काम है वो ज़्यादा हो गया है. I'll try to explain कि इन एम्बेडिंग से हो रहा क्या है, if you are interested. सर इन टर्म्स ऑफ स्पेस हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, बिकॉज इसमें भी हम काइंड ऑफ लाइक वन हॉट एनकोडिंग ही यूज कर रहे हैं एंड सबके अगेंस्ट सेव तो करना पड़ेगा. नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ा ना. वहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग्स को सेव करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली वन हॉट इनकोडिंग तो इंडेक्स ही है. हाँ, जब वेक्टर्स हम यूज करेंगे तो द एक्चुअल थिंग इज व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दीज वेक्टर्स, तो हमारी डायमेंशन एकदम कम हो गई है. वन हॉट इनकोडिंग की डायमेंशन अगर 100,000 थी, यहाँ पे हमने 100 कर दिया. हाँ, यहाँ पे वेट्स बहुत ज़्यादा हैं. ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन और मेमोरी लग रही है, लेकिन वी आर नॉट स्टोरिंग. और यहाँ हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, इट्स मोर मीनिंगफुल. ठीक है, तो चले मैं आपको इंट्यूशन देता हूँ थोड़ी सी ऑफ दीज एम्बेडिंग्स, मैपिंग एम्बेडिंग्स. और इसका फ़ायदा क्या हुआ है? हुआ ये कि even if you think of, although they're not, these dimensions are not semantic concepts, लेकिन you can think of them as semantic concepts and POS tags and semantic fields and so forth. So each word through this word to vec embedding through is mapped on a single point in an n-dimensional space. सही है. अच्छा, उससे हुआ क्या? n dimensions को तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, लेकिन what if I were to plot the words in the 2-dimensional space? तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 dimensions में कुछ words को plot करता हूँ, और वो ऐसे है कि n dimensions में या 2 dimensions में let's suppose ट्रेन कर लिया, तो हमें ये नजर आया है करने के बाद कि the words to, by, that, is, with and so forth, जो connecting words हैं या stop words हैं, ये एक साथ नजर आने लगे. और इसी तरह कुछ और words, for example bad, worse,
टेरिबल, हॉरिबल, अगली, वो इस तरह नजर आने लगे। और कुछ और वर्ड जैसे गुड, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, टेरिफिक, नाइस, फैबुलस, वो कुछ इस तरह। तो यू कैन सी के क्लियर क्लस्टर्स से बन गए। There is a cluster of negative words, there is a cluster of these top words, there is a cluster of positive words. तो क्या हुआ इसके जरिए से? We can use this for transfer learning. यानी आपने ट्रेन तो किया general purpose model, लेकिन now we can use these embeddings for for sentiment analysis, for example. ठीक है, आपने कहा कि मैं देख लेता हूँ, जब embeddings आ गई मेरे पास, आप लोगों ने करना तो नहीं है ये असाइनमेंट में, लेकिन कर सकते थे इस तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस कि आप प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स लें, वर्ड्स देखें, उसके के कितने क्लोज आते हैं फॉर द फेक न्यूज़ क्लास एंड फॉर द रियल न्यूज़, और फिर आप उन वर्ड्स को मैप कर लें उसी हिसाब से कि किस पैराग्राफ में वो वर्ड्स आते हैं जो फेक न्यूज़ में ज़्यादा आते हैं, एंड यू कैन टेस्ट देम। तो इस तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही, तो यहाँ पे देयर इज दिस कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कि मैं 100 डायमेंशंस को 2 डायमेंशंस में कैसे लेके आ रहा हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स सच एज PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, TSNE मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यूज़ हो रहा है, विच इज़ T डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक neighbor embedding, autoencoders for converting a high dimensional space into a low dimensional space, UMAP जो कि manifolds को इस्तेमाल करता है for approximating projections and so forth। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हायर डायमेंशंस को लो डायमेंशंस में मैप कर देती है फॉर विजुअलाइजेशन, जो हम यहाँ विजुअलाइज करके दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ और सिमेंटिक प्रॉपर्टीज भी जाहिर हुई जो हमारी चाहत थी कि किसी हद तक ये हमारे वेक्टर्स जो हैं वो सिमेंटिक्स को कैप्चर कर लें। तो फॉर एग्जांपल सिमेंटिक सिमिलैरिटी कैप्चर हो रही है इनमें। तो जब ये किया गया कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने कुछ वर्ड्स लिए सच एज ऑन्ट एंड अंकल, तो वो इस तरह मैप हो रहे हैं एंड यू सी दिस डायरेक्शन, सही है। और फिर आपने कुछ और वर्ड्स देखे, फॉर एग्जाम्पल सिस्टर और ब्रदर, तो उसमें भी कुछ सिमिलर डायरेक्शन नज़र आ रही है। इसी तरह वुमन एंड मैन, तो वो भी कुछ इस तरह की डायरेक्शन नज़र आ रही थी। हत्ता के जो हमारा एक एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया है फॉर एम्बेडिंग्स किंग एंड क्वीन, ना सिर्फ ये डायरेक्शन नज़र आ रही है कि इस डायरेक्शन में, बल्कि एक डिस्टेंस भी नज़र आ रहा होता है ऑफ सॉर्ट्स के मेल वर्जन और फीमेल वर्जन में जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा है। तो इसी तरह प्रिंसेस या प्रिंस एंड सो फोर्थ, सही है। तो ये आपको ये नज़र आना शुरू हो गया। और फिर वी कैन यूज सम simple algebraic equations to figure out the difference between these embeddings, and not only that but to solve some problems, सही है। तो we can, और उसको कहते हैं offset relations। तो हुआ ये कि हम offset relations निकाल सकते हैं। For example, if we were to figure out के what is the vector of queen, तो हम करते हैं कि we take the vector of king
subtract the vector for man from it, add the vector for woman to it, and that becomes queen. सही है. तो इसी तरह आप कहें कि आई वांट द वेक्टर फॉर इस्लामाबाद, तो मैंने ये ट्राई किया, देखा कि वेक्टर फॉर उसको निकाला दिल्ली, माइनस किया उसमें से वेक्टर फॉर इंडिया, ऐड किया वेक्टर फॉर पाकिस्तान, एंड इट टर्न्स आउट कि इट गिव्स यू इस्लामाबाद. तो वेरी इंटरेस्टिंग कि इस तरह की रिलेशनशिप्स इसमें कैप्चर हो रही है. और ग्रामर कैप्चर हो रही है. ग्रामर फॉर एग्जाम्पल टू डिटरमिन रिलेशनल सिमेंटिक्स बिटवीन वर्ड्स जो कि ग्रामर में आती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट. लेट्स से हमने कुछ वर्ड्स प्लॉट किए, तो उन वर्ड्स में था स्लो, स्लो, फिर आया स्लोअर और स्लोएस्ट. ठीक है. तो you see the degree या सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड जो कि हमें ग्रामर में सिखाया जाता था, तो वो कुछ इस तरह आ गया. इसी तरह अगर आप कोई और वर्ड लें, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शंस भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही थी. इसी तरह कुछ और वर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग, हो सकता है कहीं दूर हो, लेकिन फिर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, उसकी डायरेक्शंस कुछ ऐसी ही नज़र आ रही हैं. सही. तो थोड़ा सा और डिस्टेंट कर लेता हूँ. लेट्स से आपने कहा लाउड, आपने कहा लाउडर, और आपने कहा लाउडेस्ट, तो डायरेक्शंस कुछ वैसी ही नज़र आ रही हैं. तो दिस वर्ड टू वेक embeddings can be used to solve several of these grammatical problems के जो कि हम लोग बच्चों को ग्रामर या लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सिखाते हैं. सही है. तो देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स such as sentence similarity. How similar are two sentences? और ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेंटिक रिलेटेडनेस. तो आपने कहा कि लेट्स सपोज कि देयर आर टू सेंटेंसेस, द कार इज ब्लू and the bike is red. Let's say this is sentence 1, this is sentence 2. How similar are these two? तो हम चाहते हैं कि कोई similarity measure हमारे पास आ जाए for these two. आपने कहा these are like 4.2. अगर similarity को 0 और 5 के दरमियान में कैप्चर कर रहे हैं कि 0 का मतलब है कि there is no similarity, 5 का मतलब है they are fairly similar. जिस तरह यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं जो कलर उनका बताया जा रहा है, तो सिमेंटिक मीनिंग इज परहैप्स मच क्लोजर. इसको किस तरह से हम कर सकते हैं? वी वुड प्रॉब्ली नीड सम एम्बेडिंग और सम फंक्शन फॉर एम्बेडिंग सेंटेंसेस, जिसको ऑटो इनकोडर्स भी किसी हद तक कर रहे हैं, या इनकोडर्स किसी हद तक कर रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे अगले हफ्ते में. तो वो करते ही हैं कि they take the sequence of words and they generate a vector representation of sorts. So let's say इनकी value x1, x2 all the way to xn. तो इस तरह से अगर हमारे पास जिस तरह वर्ड की एम्बेडिंग्स आ रही हैं, सेंटेंस एम्बेडिंग्स आ जाएं, तो हम उनको भी कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन किस तरह करेंगे ये हमें अभी तक सही तरह मालूम नहीं है. कई साल से इस पे काम हो रहा है और पता नहीं किस हद तक ये सॉल्व प्रॉब्लम है. लेकिन हमारे जहन में, या हमने कुछ काम किया, हमारे जहन में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं कि फॉर एग्जांपल हमने वर्ड्स तो ले लिए, ये तो डिटरमिन्ड है कि वर्ड 1 वर्ड 2 की एम्बेडिंग हमें पता है कि
वर्ड 1 की एम्बेडिंग यहाँ है, वर्ड 2 की एम्बेडिंग यहाँ है, वर्ड लेट्स से 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो लेट सपोज के हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो हमने कहा द और कार यहाँ है, इज यहाँ है और ब्लू यहाँ है। तो देर इज दिस कनेक्शन, देर इज दिस कि ये इधर से गया एंड दिस इज डायरेक्टेड कि सेंटेंस कुछ इस तरह का है, इस तरह से कनेक्टेड है ये सीक्वेंस, ठीक है। और लेट सपोज ऑन द अदर हैंड बाइक कुछ इधर है और कलर्स इफ दे आर टुगेदर, तो लेट्स से रेड कुछ इधर है। तो वो जो पाथ बनेगा इन दिस n डायमेंशनल, या अभी तो 2 डायमेंशंस में ही प्लॉट कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बनेगा इन एन n डायमेंशनल स्पेस। तो हाउ कैन वी पॉसिबली फिगर आउट कि ये 2 सेंटेंसेस सिमिलर हैं और कितने सिमिलर हैं एज कंपेयर टू अनदर सेंटेंस जिसके अंदर डिफरेंट तरीके से कनेक्शंस बने हुए हैं, लेट्स से यूं 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 और लेट्स से, and the sentences may have different number of words, तो वो और challenges है, ठीक है। तो I think I've covered enough for today, at least for your group. So I'll stop here and I'll take any questions that you may have from today's lecture. ठीक है, तो thank you very much for listening and any questions?